हेलो प्यारे विद्यार्थियों, सुबह की गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग में आज हम आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं। रात में हमने वीडियो आपके लिए बनाया था, आज हमने मॉर्निंग में निकाला समय आपके लिए। आज हम बात करेंगे बहुत ही दमदार टॉपिक। मैं सूरज अमीर सेठ स्वागत करता हूँ आपको। और आज हम NIS स्पेशल क्लास 10th में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएँ और समीकरण के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और ये आपका अध्याय 4 है। ये आपका जो है अध्याय 4 है और जो चैप्टर का नाम है वो रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। तो हमारा भी एक मिशन है आपको अच्छा परफॉर्मेंस, आपके रिजल्ट आपको देना, ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। और मैंने जैसा कि हमेशा थंबनेल में भी लिखता हूँ, एक बार पढ़ोगे तो भूलोगे नहीं, ये हमारा वादा है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। और इसके साथ कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए आपको अच्छा लगता है तो, और इस तरीके से अपने कमेंट भी ज़रूर डालिए। तो आइए चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, लिखा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या होता है रासायनिक अभिक्रियाएं, कहता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। एक से ज़्यादा नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं या समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभी क्लियर हो जाएगा कि अभिक्रिया और समीकरण में क्या फ़र्क होता है। यानी एक बात तो पक्की है कि जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलाते हैं तो कुछ तो बनता है, कुछ तो बनता है, और उसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं कहते हैं। रिएक्शन कहाँ कहाँ होता है? खाना जो आप बनाते हैं किचन में, जो आप सब्जी बनाते हैं, चावल बनाते हैं, वो भी एक रिएक्शन ही तो है, रासायनिक अभिक्रिया ही तो है। क्यों भाई? क्योंकि नीचे से जो आप हीट दे रहे हैं उसको, वो भी तो एक गैस जैसे ऑक्सीजन है, मीथेन है, जो आपका गैस सिलेंडर होता है, और आपका जो मटेरियल होता है, दोनों क्या होता है? रिएक्शन ही तो कर रहा है। कई जगह पे रिएक्शन हो रहा है आपके लाइफ में। जब भी आप दो चीज़ों को केमिकली कंबाइन करते हैं तो वहाँ पर जो थर्ड चीज़ बनती है वो आपका जो है रासायनिक अभिक्रिया है। पूरा स्टेप रासायनिक अभिक्रिया ही कहलाता है। अगर मैं समझने के लिए ले लूँ, जैसे मान लो मैं लेता हूँ A + B और ये बन गया आपका C + D। तो ये जो मैंने A + B लिया है इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक, इसको अभिकारक के नाम से जानते हैं। और जो आपका इधर की साइड में बनता है तीर, ये एरो होता है, तीर के जो इस तरह बनता है इसको हम लोग उत्पाद कहते हैं या प्रतिफल कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा एक फॉर्मेट होता है। आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे मान के चलिए हमने लिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। बहुत ही दमदार टॉपिक है, बहुत बेहतरीन टॉपिक है और आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो ये बन गया मान के चलिए जल। जब हमने हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, तो ये जल बन गया। तो ये हमने शब्दों में लिखा है अभी। अच्छा, अगर हम इनको शब्दों में लिखते हैं तो हमें इनसे ये क्लियर नहीं हो रहा है कि इसमें परमाणु हमें नहीं पता चल रहे हैं, केवल अणु दिख रहा है कि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन बस इतना ही है। लेकिन जब हम इनके संकेतों में लिखेंगे, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन H होता है, लेकिन हम जानते हैं हाइड्रोजन स्वतंत्र रूप में H अकेला नहीं पाया जाता है, परमाणु के रूप में वो स्थायी नहीं होता है, इसलिए वो H2 के रूप में होता है। ठीक है। प्लस हमने लिया ऑक्सीजन, ये भी O2 के रूप में पाया जाता है, तब जाके ये बन गया H2O। राइट, H2O बन गया। जब ये इस तरह का फॉर्मेट होता है तो अब आपको मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, जब आप शब्दों में लिखते हैं तो इसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, और जब उन्हीं को, उनके तत्वों को, उनके अणुओं को आप संकेतों में प्रकट करते हैं, संकेतों में व्यक्त करते हैं, तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। हेलो, समझ में आ रहा है? ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इस चीज को हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ये है रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन ये जब हमने इसको संकेतों में लिख दिया तो इसको हम लोग बोलेंगे रासायनिक समीकरण।
इसको हम रासायनिक समीकरण बोलेंगे। भाई ये रासायनिक समीकरण है। अब जो आपका रासायनिक समीकरण है वो भी क्या होता है, वो भी देखना होता है संतुलित है या असंतुलित है। तो सबसे पहले मैंने रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में आपको क्लियर कर दिया कि भाई ये ध्यान से देखो आप, वो रासायनिक जब हम शब्दों में लिखेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, और जब इन्हीं को हम संकेतों में लिखेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब रासायनिक समीकरण दो तरह के होते हैं, एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या होता है संतुलित, क्या होता है असंतुलित? आपने देखा है तराजू जो हम पकड़ते हैं तो संतुलित करने की कोशिश करते हैं। संतुलित करने का मतलब क्या होता है? संतुलित करने का मतलब होता है कि जो लेफ्ट में है और जो राइट में है, जो दायां है और जो बायां है, दोनों क्या करना पड़ेगा, आपको बराबर करना पड़ेगा। जब आप बराबर कर देंगे तो उसी को हम लोग बोलेंगे रासायनिक, उसी को बोलेंगे क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। अब जरा एक बार चेक करते हैं कि ये जो हमने लिखा है ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है या असंतुलित रासायनिक समीकरण है। क्योंकि जब भी हम केमिस्ट्री में काम करेंगे, कोई कैलकुलेशन करेंगे, कोई अंडरस्टैंडिंग करेंगे, कुछ भी सीखेंगे तो हम संतुलित रासायनिक समीकरण पर ही काम करेंगे। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया को देखकर आप नहीं बता सकते हैं कि वो संतुलित है या असंतुलित है। रीजन ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में उनके संकेतों का इस्तेमाल नहीं होता है, जिसकी वजह से हम उनके परमाणुओं को नहीं देख पाते हैं, गिनती कर पाते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ संतुलित रासायनिक समीकरण में ऐसा क्या करना होता है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण में अलग अलग तत्वों के परमाणु, ध्यान दीजिएगा मैं अणु नहीं बोल रहा हूँ, अणु के अंदर जो परमाणु होते हैं उन्हें दाएं साइड में जितना होगा उतना ही बाएं साइड में बराबर करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है, इस साइड ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है। तो यदि इनके परमाणुओं की बात करूं तो यहाँ पर जो है 2 हाइड्रोजन परमाणु है, 2 हाइड्रोजन परमाणु है, और यहाँ पर क्या है, 2 ऑक्सीजन परमाणु है, 2 O परमाणु है। यहां पर आते हैं तो यहां पर देखिए यहां पर 2 हाइड्रोजन परमाणु है प्लस 1 O परमाणु है। तो आइए हम चेक करते हैं संतुलित है या असंतुलित है। अगर हम हाइड्रोजन तत्व की बात करते हैं तो हाइड्रोजन तत्व का इधर 2 परमाणु है, जबकि इस तरफ 2 परमाणु है। हाइड्रोजन तो खुश है, जितना दायां है उतना ही, जितना बाएं में है उतने दाएं में है, जितना लेफ्ट में उतना राइट में है। ऑक्सीजन की जब बात करते हैं तो ऑक्सीजन इधर 2 परमाणु है लेकिन इधर 1 ही परमाणु है। तो कैसे हो गया ये संतुलित? भाई ये तो असंतुलित हो गया ना। संतुलित में तो हमने ये बताया आपको कि भाई जितना आपका लेफ्ट में होगा परमाणुओं की संख्या, और हर तत्व का ऐसा नहीं है, जैसे यहाँ पर 2 तत्व है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो दोनों तत्वों को बैलेंस करना है। इसी को संतुलित करने के लिए हम लोग जब संतुलित करेंगे तो संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। तो अभी क्या है ये? अभी ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ये क्या है अभी? ये अभी है असंतुलित है, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है, संतुलित नहीं है, ये असंतुलित है। अब इसको हम करते हैं संतुलित। संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से हम लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा H2 + O2 H2O। अब इसको संतुलित करने के लिए क्या करते हैं? ध्यान से देखिएगा, हम ऑक्सीजन पे अटैक करते हैं। किस पे करते हैं? जनरली जब भी आप संतुलित करोगे रासायनिक समीकरण को तो Cl होगा तो आप Cl को देखना, ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन देखना, क्योंकि इन तत्वों को जब आप पहले बैलेंस कर लोगे, संतुलित कर लोगे, तो बाकी तत्वों को संतुलित करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, जबकि यहाँ ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। अब यहाँ पर तो कुछ छेड़छाड़ हम कर नहीं सकते हैं। रीजन क्या है? H2 एक फार्मूला है, H2O इज द फार्मूला, और H2O के फार्मूले के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फार्मूले के आगे कुछ जरूर गुणांक लिख सकते हैं। गुणांक लिखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि गुणांक से कभी भी फार्मूले के साथ छेड़छाड़ नहीं होता है। तो अभी हमेशा ध्यान देना, जब भी संतुलित करोगे तो इस फार्मूले के आगे लिखना है आपको, कभी भी नीचे नहीं लिखना है, आपको पीछे नहीं लिखना है, ये आपको ध्यान देना है। तो हमने कहा यहाँ पर 2 ऑक्सीजन परमाणु है, तो हमने यहाँ पर 2 गुणांक लिख दिया। जैसे ही हमने 2 गुणांक लिखा तो इस फार्मूले में डबल हो गया H2O, डबल H2O हो गया, तो मतलब अब 2 ऑक्सीजन के परमाणु हो गया।
तो इधर भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु, इधर भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु। लेकिन अब नया क्या हो गया कि इधर तो 2 हाइड्रोजन था, लेकिन अब डबल जब किया तो 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन हो गया। आप देखिए गिनती से देख सकते हैं 4 हाइड्रोजन हो गया है। तो 4 हाइड्रोजन का मतलब है कि फिर मुझे यहाँ भी 2 का गुणांक देना पड़ेगा, तब जाके ये क्या हो गया, ये देखिए ध्यान से संतुलित हो गया। संतुलित मतलब देखिए इधर 4 H परमाणु हो गया, इधर 4 H परमाणु हो गया, इधर 2 O परमाणु हो गया, और इधर देखिए कितना हो गया, 4 H परमाणु और 2 O परमाणु। तो इस तरीके से ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन हमारे सामने आया है, ये वाला है संतुलित रासायनिक समीकरण है ये। दिस इज संतुलित रासायनिक समीकरण के फॉर्मेट में आ गया ये। तो ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दिया कि किस तरीके से कब हम असंतुलित बोलेंगे, कब संतुलित बोलेंगे, ये भी क्लियर कर दिया। अब देखिए होता क्या है कि जब किसी भी रिएक्शन को हम करवाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें घटना घटती है। जैसे कई बार तापमान ज़्यादा हो जाता है, कई बार तापमान कम हो जाता है, कई बार तापमान यहाँ से एनर्जी निकलती है, मतलब उष्मा हीट निकलता है, कई बार हीट देना पड़ता है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ गैस बन के उड़ जाता है, गैस बन के निकल जाता है, कई बार ऐसा होता है जो आप कहते हैं पेंदी में बैठ जाता है, तली में बैठ जाता है। इन तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए अब हम हर जगह तो लिख नहीं सकते हैं कि ये ब्रैकेट में ये देखो जी पेंदी में बैठ गया है, ये देखिए गैस बन के निकल रहा है। तो इसको एक शॉर्टकट सिंबॉलिक फॉर्म में इन रासायनिक समीकरणों में ही लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है आइए हम सीखते चलते हैं साथ साथ में। जैसे अगर गैसियस फॉर्म होगा तो आप ब्रैकेट में, जैसे यहाँ पर गैसियस फॉर्म है तो यहाँ ब्रैकेट में जी लिख दूंगा मैं। जी लिखने का मतलब हो गया कि ये जो हमने लिया है ये गैसियस फॉर्म में है, ये हमने लिया है ये भी गैसियस फॉर्म में है। अगर लिक्विड फॉर्म में होगा तो यहाँ एल लिख देंगे, ये लिक्विड फॉर्म में हो गया। इसके अलावा कुछ और भी रिप्रेजेंटेशन है। जैसे अगर आपको बोला जाए कि गैस बन के कोई निकल रहा है तो आपको ऐसा एरो देना है, ये ऐसे देना है और ऐसे ब्रैकेट में लिख देना है। इसका मतलब हुआ कि ये ऊपर की ओर गैस बन के ऊपर की ओर निकल रहा है, ये गैस बन रहा है और गैस बन के बाहर निकल रहा है। अगर हम इस एरो को नीचे की ओर कर देंगे इस तरीके से तो ये बतेगा अवसाद बन रहा है। अवसाद का मतलब है तली में जाके जमा हो रहा है, ये तली में जाके बढ़ रहा है ये। अगर हम देखेंगे कोई ऐसा होता है एक्वस जलीय विलयन होता है। जलीय विलयन का मतलब होता है कि जैसे जेल की तरह होता है। तो यहाँ पर हम कैसा सिंबल दे देंगे, अगर जलीय विलयन हुआ, जलीय विलयन हुआ तो यहाँ पर AQ लिखेंगे, AQ एक्वस बोलते हैं, AQ के फॉर्म में लिखेंगे। तो कुछ रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम टेम्परेचर देंगे, समझिए अगर हम टेम्परेचर देंगे तो यहीं पर हम या तो इस तरह से एक त्रिभुज बना देंगे। त्रिभुज ये सिंबॉलिक फॉर्म है कि यहाँ टेम्परेचर दिया जा रहा है, उष्मा दिया जा रहा है। या अगर आप चाहें तो आप प्रेशर भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो आप लिखते हैं ATM में लिखते हैं ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 20 ATM, या कुछ और इस तरह से आप लिख सकते हैं यहाँ प्रेशर। या कोई उत्प्रेरक देना हो, उत्प्रेरक क्या होता है अभी बताएंगे आपको। उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक वो पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को तेज कर देता है। जो रासायनिक अभिक्रिया मान के चलिए कि 10 मिनट में होने वाला है, उत्प्रेरक उसमें मिला देने की वजह से वो रासायनिक अभिक्रिया 5 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा, तो उसको हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। तो चाहे उत्प्रेरक हो, तापमान हो, दाब हो, इन चीज़ों को हम तीर के ऊपर या नीचे लिखते हैं। बाकी अगर उष्मा निकल रहा है या उष्मा देना पड़ रहा है, अगर उष्मा देना पड़ रहा है तो अभिकारक के साइड में प्लस करके उष्मा लिखेंगे आप, और यदि उष्मा निकल रहा है तो यहाँ पर आप उत्पाद के साइड में प्लस उष्मा करके आप लिखेंगे। तो ये कुछ जान पहचान मैंने आपको करवाई रासायनिक अभिक्रिया से, रासायनिक समीकरण से। तो रासायनिक समीकरण अब हम समझते हैं क्यों रासायनिक समीकरण को संतुलित करना चाहिए। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के क्या क्या फायदे हैं, थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बाकी लगभग सारी चीज़ें मैंने यहाँ तक आपका क्लियर कर दिया है। सो लेट्स स्टार्ट। क्यों रासायनिक समीकरण को संतुलित करना चाहिए, ये आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा। असंतुलित से क्या नुकसान है, संतुलित करना क्यों जरूरी है।
बहुत बढ़िया चैप्टर है और मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ। ऐसी कोई चीज़ें नहीं है कि जो मैं आपके सिलेबस से बाहर जाऊँ, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। ये देखिए मोबाइल में मैंने PDF खोल रखा है, तो बुक मेरे पास नहीं है, तो मैं मोबाइल के PDF से ही आपको बता रहा हूँ। ओके, और एग्जाम्पल भी मैं वही लूँगा आपके सामने जो एग्जाम्पल आपको समझ में आ सके। मैं ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं लूँगा जो आपको समझ में ना आए। सारी चीज़ें हम वही लेने की कोशिश करेंगे जो आपको अंडरस्टैंड हो सके। चलिए, तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना जरूरी है, उससे क्या क्या जानकारी मिल सकती है, ये थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए करना जरूरी है कि संतुलित करने के बाद ही एग्जैक्टली हम अमाउंट बता सकते हैं कि हमें कितना अभिकारक लेना चाहिए और कितना अभिकारक लेंगे तो कितना हमारा उत्पाद बनेगा या प्रतिफल बनेगा। जब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं करेंगे तो आगे के जो एक्सपेरिमेंट होगा, जैसे छोटे तौर पे एक्सपेरिमेंट हमने किया, जैसे मान के चलिए 2 ग्राम ये ले लिया, 1 ग्राम ये ले लिया, तो इतना ग्राम ये बना। अगर वो असंतुलित है और हमने उसी के मापदंडों को लिया और किसी फैक्ट्री में बड़े लेवल पे बनाना चाहा हमने किसी चीज़ को, तो वहाँ पर वो फार्मूला सेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो असंतुलित था, और असंतुलित तो फिर असंतुलित तरीके का ही रिजल्ट देगा आपको। लेकिन जब हम चीज़ों को संतुलित कर देते हैं तो एग्जैक्टली हम बता सकते हैं कि देखो जी, इतना अभिकारक लेना है, जब इतना अभिकारक लोगे तो इतना उत्पाद आपका बन जाएगा। तो एक एग्जाम्पल समझते हैं कि क्या क्या जानकारियां हमें मिलती है एक संतुलित रासायनिक समीकरण से। अगर हम बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण को, तो इससे क्या क्या जानकारी मिल सकती है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम संतुलित रासायनिक समीकरण का एक लेते हैं N2 को आप जानते होंगे, और हम लेते हैं H2 को भी आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, और ये बन गया NH3। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा था, अगर गैसियस है तो यहाँ G लिख देंगे, यहाँ G लिख देंगे। अगर उत्प्रेरक हो रहा है तो यहाँ लिख देंगे कि भाई हमने यहाँ उत्प्रेरक लिया है। मैं रिपीट करता हूँ, उत्प्रेरक वो पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया का समय घट जाता है पूरा होने का। जो रासायनिक समीकरण जितना समय में हो रहा था उससे आधे समय में या और कम समय में रासायनिक अभिक्रिया पूरा हो जाता है, उसी को हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। होता है ना, कोई स्टेरॉइड होता है जिसको खाने के बाद 6 महीने में बॉडी सोडी बन जाती है, या किसी को दौड़ना है, कुछ ऐसी चीज़ें ले लेता है कि उसके अंदर तुरंत एनर्जी आ जाती है, तो वही उत्प्रेरक काम करता है। बाकी NH3 भी गैसियस फॉर्म में है ये। अब आइए समझते हैं कि यहाँ पर क्या क्या जानकारी हमें मिल रहा है। देखिए, सबसे पहली जानकारी, 3 जानकारी आपको दिया जाएगा, और रासायनिक समीकरण को देखना है हमें। तो रासायनिक समीकरण में देखने से पहले जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, 3 जानकारी क्या क्या है मैं लिख देता हूँ। पहली चीज आपको चेक करना है अणु, ठीक। दूसरी चीज आपको चेक करना है मोल, और तीसरी चीज चेक करना है आयतन। ये तीनों चीजें, अणु, मोल, आयतन, और एक चौथी चीज है मोलर द्रव्यमान। इतनी चीजें हम राइट वे में एक संतुलित रासायनिक समीकरण से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पहले चेक करते हैं क्या ये रासायनिक समीकरण संतुलित है। आइए चेक करते हैं। यहाँ नाइट्रोजन के 2 नाइट्रोजन परमाणु हैं, यहाँ हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं, जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 है और हाइड्रोजन का 3 है, और ये बिल्कुल असंतुलित है क्योंकि इधर हाइड्रोजन का 2 है, उधर हाइड्रोजन का 3 है। तो मैंने जैसा कि बोला था, आप हाइड्रोजन को ही पहले बैलेंस कर लो। उधर ऑक्सीजन किया था, यहाँ हाइड्रोजन कर लो, नाइट्रोजन तो हम बाद में कर लेंगे। देखो, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। अब एक तरफ मैं लिखता हूँ 2, एक तरफ लिखता हूँ 3, इसको करना है बराबर। ये तभी संभव है जब इधर 3 से गुना कर दूं, इधर 2 से गुना कर दूं, तो 6 इधर हो गया और 6 इधर हो गया। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इधर हम 3 गुणांक लिख देंगे। 3 लिखने से ये 3 दूनी 6 हाइड्रोजन परमाणु हो गया, और यहाँ पर 2 लिख देंगे।
2 लिखने की वजह से ये 6 हाइड्रोजन परमाणु हो गया। लेकिन कुछ बदलाव नए भी आए हैं, जैसे अब नाइट्रोजन 1 की जगह 2 हो गया, और ऑलरेडी वेरी गुड, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है, n नाइट्रोजन परमाणु है, तो बहुत बढ़िया है। अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। जब हम संतुलित रासायनिक समीकरण कर देते हैं तो आइए एक एक जानकारी लेते हैं कि इन गुणांकों का क्या महत्व है और इनसे हमें क्या क्या जानकारियां मिलती है। तो अगर मैं अणु की बात करूं तो अणु में देखो, जो गुणांक आपके किसी भी अणु के पहले लिखे हुए होते हैं उसका बड़ा ही महत्व होता है, पार्टिकुलर इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर N2 के पहले कुछ नहीं है तो 1 तो है, H2 के पहले 3 है और NH3 के पहले 2 है। अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब 1 है। तो अगर हम अणु के हिसाब से बात करेंगे, अणु के हिसाब से बात करेंगे यहाँ पर, तो देखिए ये यहाँ पर एक अणु है, एक N2, एक नाइट्रोजन का अणु बोलेंगे इसको, एक अणु नाइट्रोजन है, एक अणु नाइट्रोजन है। यहाँ पर क्या बोलेंगे, 3 अणु हाइड्रोजन है। NH3 को हम लोग अमोनिया कहते हैं, तो यहाँ क्या हो गया, 2 अणु अमोनिया है। मैं महत्व बता रहा हूं और क्या जानकारी मिलती है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक अणु नाइट्रोजन का लेंगे और 3 अणु हाइड्रोजन का लेंगे तो 2 अणु अमोनिया बनेगा। ये अणु का हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं मोल की। तो जब मोल की बात करते हैं, अगर हम मोल की बात करते हैं तो इन्हीं गुणांकों में जो गुणांक है यहां हम लिखेंगे 1 मोल, क्या हो गया, 1 मोल नाइट्रोजन अणु का हो जाएगा। मैं एक बार देख लेता हूं मोल का दिया है कि नहीं दिया है, आप वाले में आयतन दिया है इन्होंने, हाँ दिया है, मोल का दिया है। यानी 1 मोल जब नाइट्रोजन लेंगे हम लोग और 3 मोल हाइड्रोजन लेंगे तो यहां पर बनेगा 2 मोल अमोनिया। अच्छा, इससे क्या जानकारी मिलता है, तो ये देख रहे हैं जो गुणांक होते हैं जो बैलेंस करने, संतुलित करने के बाद आते हैं, जितने गुणांक होते हैं उतने ही वो अणु को रिप्रेजेंट करते हैं, उतने ही वो मोल को रिप्रेजेंट करते हैं, साथ ही साथ ये आयतन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आयतन की बात करूं मैं, तो देखिए आयतन की अगर मैं बात करूं तो आयतन में बोलेंगे ये 2 आयतन लिया हमने, ये 1 आयतन लिया, 1 आयतन नाइट्रोजन का लिया, और यहां पर 3 आयतन, आयतन मतलब स्पेस वॉल्यूम होता है, 3 आयतन हाइड्रोजन का लिया। तो क्या बन गया, ये 2 आयतन अमोनिया बन गया। आप समझ में आ रहा होगा आपको कि जब हम कोई और एक्सपेरिमेंट करेंगे आयतन के हिसाब से तो ये रेशियो बनेगा, 1 और 3 में 2 अमोनिया बनेगा, 2 आयतन अमोनिया बनेगा। 1 मोल, अगर मोल के हिसाब से बात करेंगे, 1 मोल नाइट्रोजन लेंगे, 3 मोल हाइड्रोजन लेंगे तो 2 मोल अमोनिया बनेगा। अगर अणु के हिसाब से बात करेंगे, 1 अणु नाइट्रोजन लेंगे, 3 अणु हाइड्रोजन लेंगे, तब 2 अणु अमोनिया बनेगा। तो ये सब कहाँ से आ रहा है, ये डाटा आ रहा है, यहाँ से आ रहा है डाटा। समझ में आ रहा है आपको, ये सारा का सारा डाटा यहाँ से आ रहा है। अगर आप इसको प्लस भी चाहे तो कर सकते हैं, मैंने प्लस नहीं किया है। अगर मान के चलिए आप यहाँ प्लस भी कर देंगे तो इस तरह से ये बनेगा। अगर इसको आप प्लस कर देंगे तो इस तरह से बनेगा, ये देखिए इस तरह से बनेगा। ये सब कहाँ से आया मेरे भाई, ये सारे संतुलित रासायनिक समीकरण को देखकर आया है। तो हमने ये जानकारी भी आपको सिखा दिया कि किस तरह से संतुलित समीकरण को हम लोग इस तरह से करते हैं, और संतुलित करने के लिए आपको दिया जाएगा कि आप संतुलित भी कीजिए। ओके, अब आप में यहाँ पढ़ना है आपको कि आप रासायनिक अभिक्रियाओं के बताइए कितने तरह के रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है।
रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करते हैं, सबसे पहला होता है संयोजन। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा होता है वियोजन या अपघटन। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तीसरा होता है विस्थापन या प्रतिस्थापन। तो यहां पर जो है हम एक एक करके समझते हैं, जैसे कि नाम से बहुत ज़्यादा क्लियर है। जैसे मैं अगर बात करूं संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, तो आइए अगर बात करें संयोजन रासायनिक अभिक्रिया की, तो इसका कैसा फॉर्मेट होगा। इसका परिभाषा होता है जब दो अभिकारक हम मिलाते हैं तो केवल एक ही उत्पाद बनता है। मान के चलिए सी बना, आप ध्यान दीजिएगा, आई अगेन रिपीट, जब दो या दो से ज्यादा अभिकारकों को मिलाते हैं तो एक प्रतिफल का निर्माण होता है। इस तरह के जो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं उन्हें हम लोग संयोजन रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल में दे सकता हूं, जैसे कि हाइड्रोजन का H2 + O2 और ये बन गया H2O। तो ये जो H2 + O2 और H2O बना, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने दो अभिक्रिया लिया है, एक हाइड्रोजन लिया है, ऑक्सीजन लिया है, और एक ही केवल बना है, वो H2O बना है। इसको और थोड़ा सजा देते हैं, जैसे ये गैसियस फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है, इसको थोड़ा सा बैलेंस कर देते हैं। तो बैलेंस करने में देखते हैं यहाँ ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। इसकी वजह से हाइड्रोजन थोड़ा चेंज हुआ है 4, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अब ये संतुलित हो गया है। इससे क्या क्या पता चलता है, तो मैंने बताया आपको, देखिए 2 अणु हाइड्रोजन, 1 अणु ऑक्सीजन अणु, तो बनता है 2 अणु जल का। 2 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन, तो 1 मोल H2O का बनता है। 2 आयतन हाइड्रोजन, 1 आयतन ऑक्सीजन, तो बनता है 2 आयतन जल का बनता है। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज मिस है, मोलर द्रव्यमान, जो मैं नहीं बता पाया था। मोलर द्रव्यमान भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे कि अगर मैं ये वाला एग्जांपल लूं, अगेन यहां पर ऊपर में ले लेता हूं N2 + H2, तो ये क्या बना दिया था NH3। ये भी गैसियस था, ये भी गैसियस था, ये भी गैसियस था आपका। तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, अभी आपको वीडियो में कुछ आवाज़ आ रहा होगा, मॉर्निंग का टाइम है, तो आप कैलाश खेर की आवाज़ में सुन रहे होंगे। भारत को स्वच्छ रखना चाहिए, तो आप भी स्वच्छ रखिए, अपने आप को भी स्वच्छ रखिए, और पढ़ाई को भी स्वच्छता से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। तो मधुर संगीत का आनंद लेते हुए आइए सीखते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और ये अमोनिया हो गया। तो अगर मोलर द्रव्यमान की बात करें तो मोलर द्रव्यमान में कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 28 ग्राम। ये कितना हो जाएगा, ये अभी बैलेंस करने के बाद, अभी नहीं, बैलेंस करते हैं पहले। तो बैलेंस करने के लिए बताया था हाइड्रोजन 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 3 कर देते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं। अभी ये संतुलित हो गया। संतुलित करने के बाद अब आप इनका मोलर द्रव्यमान भी लिख सकते हैं। मोलर द्रव्यमान कैसे लिखते हैं, तो N2 है, N2 का मतलब क्या हो गया, 1 N होता है 14 ग्राम, तो 2 N कितना हो जाएगा, 28 ग्राम हो जाएगा। तो ये वाला हो गया 28 ग्राम। अगर हम बात करते हैं 3H2, तो 3H2 का मतलब कि 3 दूनी 6 हाइड्रोजन परमाणु हो गया। एक हाइड्रोजन परमाणु 1 ग्राम होता है, तो अगर हम 6 की बात करेंगे तो ये कितना हो गया, 6 ग्राम हो गया। और अगर 2NH3 है तो NH3 का पहले निकाल लेते हैं। N जो है वो 14 ग्राम है और H 1 ग्राम है, यानी 3H होगा तो 3 ग्राम होगा। 14 3 17 ग्राम, और 17 और आगे 2 का गुणांक है, यानी 2 × 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34 ग्राम आ जाएगा। इसका मतलब ये पता चलता है कि अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन लिया जाए, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल लिया जाए, अणु लिया जाए, और 6 ग्राम हाइड्रोजन का लिया जाए, तो 34 ग्राम जो है अमोनिया का अणु का निर्माण होता है।
आप जल के केस में भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जल में यहाँ 2 दूनी 4 है, यानी 4 ग्राम यदि हाइड्रोजन लेंगे, 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन 16 ग्राम होता है, तो 2 ऑक्सीजन 32 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32 ग्राम अगर ऑक्सीजन लेंगे, H2O 2 और 16 तो 18 हो गया, एक H2O 18 हो गया, और 2 का गुणांक है यानी 36 ग्राम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, यदि 4 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे, 32 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे, तो 36 ग्राम जो है वो जल का अणु बनेगा। तो ये द्रव्यमान के हिसाब से बता सकते हैं। और ये अभी क्रियाएं मैंने बताई किस तरह की अभिक्रियाएं हैं, ये एक संयोजन रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि जब 2 या 2 से ज्यादा अभिकारकों को लेते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनता है, केवल एक ही उत्पाद का निर्माण होता है, प्रतिफल का निर्माण होता है। तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सेकंड नंबर आप बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो हमने ये वाला संयोजन वाला सीख लिया, अब हम वियोजन की बात करते हैं। वियोजन या अपघटन, अपघटन का मतलब होता है टूटना, वियोजन का मतलब होता है स्प्लिट करना। तो ये ठीक उल्टा है संयोजन अभिक्रिया का। ये कहता है कि जब एक अभिकारक 2 या 2 से ज्यादा पदार्थों, एक अभिकारक से, एक पदार्थ से 2 या 2 से ज्यादा पदार्थों का निर्माण होता है, तो इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब आप इसको उल्टा कर देंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये C है और ये ब्रेक कर रहा है A प्लस B में। ये कैसे ब्रेक कर रहा है, A प्लस B में। कोई C अकेला था, उसको हमने ब्रेक किया तो ये A प्लस B में ब्रेक हुआ। अब ये जो ब्रेकिंग पॉइंट है, ये जो ब्रेक कर रहा है, ये टूट रहा है, ये 3 तरीकों से टूट सकता है। कितने तरीकों से, 3 तरीकों से। या तो आप उष्मा से तोड़ सकते हैं, या तो आप विद्युत से तोड़ सकते हैं, या आप लाइट यानी प्रकाश से तोड़ सकते हैं। तो मैं आपको रिप्रेजेंट कर देता हूं, यहाँ लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि 3 तरीके होते हैं इसको अपघटित करने के। पहला तरीका, या तो आप किससे तोड़ सकते हैं, नंबर 1 आप अपघटित कर सकते हैं उष्मा से, नंबर 2 आप विद्युत से कर सकते हैं, और नंबर 3 या तो आप प्रकाश से कर सकते हैं। तो 3 तरीकों से जो है आप अपघटन अभिक्रिया पूरा कर सकते हैं, उष्मा से, विद्युत से या फिर प्रकाश से। तो इस तरीके से एक एक एग्जाम्पल हम लेंगे और एक एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। जैसे अगर मैं उष्मा की बात करूं तो मैं वही एग्जाम्पल लेना चाहूँगा जो आपके बुक में दे रखा है, क्योंकि ये आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। चलिए मैं लेता हूँ CaCO3, ये चूना पत्थर का फार्मूला होता है, ठीक है, CaCO3। यहाँ पर मैं लेता हूँ, पहले उष्मा का ले लेता हूँ मैं। आइए उष्मा का लेके समझते हैं। तो उष्मा का लेके समझते हैं, CaCO3 सॉलिड है, चूना पत्थर का एग्जाम्पल है। ये किसका है, चूना पत्थर का है। इसको जब हम यहाँ उष्मा देते हैं तो ये ब्रेक कर जाता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से ये ब्रेक कर जाता है, ये टूट जाता है। तो जब इस तरह से टूटता है ये, और ये सॉलिड फॉर्म में हो गया आपका, और ये गैसियस फॉर्म में हो गया। सावधान, चेक कर लेते हैं संतुलित है या असंतुलित है। तो अगर हम बात करते हैं, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, कार्बन इधर 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, इधर यहाँ 1 ऑक्सीजन परमाणु है, 2 ऑक्सीजन परमाणु, यानी कंप्लीटली संतुलित है। हमें छेड़छाड़ करने की जरूरत इसमें नहीं है। अब हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं, प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं। तो ये जो आपने देखा कि एक चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, उसको जैसे ही उष्मा हमने दिया तो ये 2 उत्पादों का निर्माण इसने किया, कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण किया और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया। अगर विद्युत की बात करें तो विद्युत में आप ये ले सकते हो H2O जो कि लिक्विड है, इसको जब आप विद्युत देते हो तो ये ब्रेक कर जाता है H2 में प्लस O2 में। अगेन बैलेंस करने के लिए वही 2A इधर लगा दो, और बाकी तो ये है ही है, ये गैसियस और ये गैसियस। तो इस तरीके से हमने देखा उष्मा से भी अपघटन हो रहा है, विद्युत से भी अपघटन हो रहा है, और मजे की बात यह है प्रकाश से भी अपघटन करवाया जा सकता है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे जिससे आप अपघटन अभिक्रिया पूरा करवा सकते हैं। तो प्रकाश वाले का लगता है आप में नहीं दिया है, मैं आपको AgCl का उदाहरण देना चाहूँगा। AgBr होता है, AgCl
सिल्वर क्लोराइड का देना चाहूँगा, ये सॉलिड है, प्रकाश यहाँ पर देते हैं तो यहाँ टूट जाता है ये Ag में, सॉलिड प्लस Cl2 में, तो इसको बैलेंस कर देते हैं, ये गैसियस हो गया, तो यहाँ पर 2 कर देते हैं और यहाँ पर 2 कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपघटन अभिक्रिया कर सकते हैं, उष्मा से, विद्युत से और प्रकाश से। तो ये अपघटन अभिक्रिया भी हमने समझ लिया, या वियोजन अभिक्रिया भी हमें समझ में आ गया। यानी संयोजन और अपघटन दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब हम विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं। जब हम विस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं तो क्या कहता है विस्थापन अभिक्रिया, वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया की अगर बात करूं तो विस्थापन अभिक्रिया कहता है कि जैसे मान लिया मैंने लिखा AX प्लस B, तो पता क्या होगा, यहां पर क्या होगा कि एक बगल वाले का, एक अकेला रहेगा, ये एक अकेला रहेगा, दूसरे बगल वाले का जो ऋण आयन होगा उसको ये प्रतिस्थापित कर देगा, विस्थापित कर देगा। यानी ये वाला जो x का दिख रहा है आपको, ये वाला, ये कौन ले लेगा, b के पास चला जाएगा, तो ये कैसा बन जाएगा, a प्लस बी एक्स बन जाएगा। तो a प्लस बी एक्स मतलब इसने क्या किया, x को प्रतिस्थापित कर दिया। इस तरह के अभिक्रियाएं वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक तत्व, या बोल सकते हैं एक तत्व या एक अणु या एक पदार्थ, सीधे से बोल सकते हैं, या एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के तत्व को, दूसरे अभिकारक के परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है, तो उस तरह के रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके ऊपर एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, लेकिन आपको यह पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर B A के बगल वाले परमाणु को प्रतिस्थापित कर रहा है तो B को ज्यादा अभिक्रियाशील होना पड़ेगा A से। ज्यादा अभिक्रियाशील का मतलब देखिए, कोई ज्यादा मजबूत व्यक्ति ही किसी कमजोर आदमी की चीजों को छीन सकता है, तो यहां पर यह डिनोट करना पड़ेगा, ऐसा तब होगा जब B ज्यादा अभिक्रियाशील होगा। जब B क्या होगा, ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, किससे, A से। यानी हम बोल सकते हैं यहां पर जो B है ग्रेटर देन A है, यानी B A से ज्यादा अभिक्रियाशील है। अगर ऐसा होता कि B A से कम अभिक्रियाशील है और यहां मैं लिखता AX, यहां लिखता मैं AX प्लस B, तो यहां पर होता नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रतिस्थापित होगा ही नहीं। तो कैसे पता चलेगा कि कौन किसको प्रतिस्थापित कर सकता है? तो इसके लिए हमारे साइंस में एक सीरीज बनाया गया है, हमारे साइंस में एक रिएक्टिविटी अभिक्रियाशीलता श्रेणी बनाया गया है, जिसको देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि ऊपर वाला नीचे वाले को प्रतिस्थापित या विस्थापित कर सकता है। वो अभिक्रियाशीलता श्रेणी मैं आपको बताता हूं, क्या अभिक्रियाशीलता श्रेणी है। मैं इधर मिटा देता हूं, मैं आपको डिटेल में जानकारी दे रहा हूं ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। देखिए, जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी है वो कुछ इस तरह का है। पहले पोटासियम है, के, फिर सोडियम है, Na, फिर कैल्शियम है, Ca, ये याद होना चाहिए, ट्रिक बताऊंगा अभी याद हो जाएगा। फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर जिंक है, फिर उसके बाद आपका आयरन है, फिर टीन है, फिर लेड है, फिर हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है, फिर सिल्वर है।
और सबसे लास्ट में जो है वो गोल्ड है। तो ये जो आपको दिखा, ये मैंने लिखा, ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी है। ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी इस तरीके का होता, रिप्रेजेंट करता, ऐसे आता है ये। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी घटते जाएगी। जैसे पोटासियम ज्यादा अभिक्रियाशील है सोडियम से, यानी ये पोटासियम सोडियम वाले तत्व को प्रतिस्थापित कर सकता है, लेकिन सोडियम अपने से ऊपर पोटासियम के बगल वाले तत्व को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। उसी तरीके से कैल्शियम अपने से नीचे वाले हर किसी कर सकता है, ऊपर वाले का नहीं कर सकता है। तो इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे। इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको ऐसे याद करते हैं हम लोग, जैसे ऐसे याद करते हैं, का ना, काना, का मामा जी, आलू, जंक फूड, सब पाबंदी है। तो ये बोलता है क्यों? तो ये बोलता है अच्छा जी। तो ये एक छूट गया, HG छूट गया है। काना का मामा जी, आलू, जंक फूड, सब पाबंदी है। बोलता है क्यों? एक HG भी इसमें छूट गया, यहां पर एक HG है, ये HG बीच में, कॉपर के नीचे HG आता है यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ HG आता है यहाँ पे। मरकरी है, मरकरी छूट गया है, हाँ जी, अच्छा जी, और लास्ट में आओ, गोल्ड हो गया। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज में पोटासियम और सोडियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि इसको केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। रीजन क्या है? ये जैसे ही बाहर निकलता है ये फट से ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, और जैसे ही रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से जलने लग जाता है। जबकि गोल्ड सबसे नीचे है, इसका मतलब गोल्ड सबसे कम अभिक्रियाशील है। सबसे कम अभिक्रियाशील का मतलब है कि गोल्ड के आभूषण बनाए जाते हैं, उससे थोड़ा सा ऊपर सिल्वर है, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये कम अभिक्रियाशील होते हैं, यानी इनके आभूषण बनाए जाते हैं। और गोल्ड तो इतना कम अभिक्रियाशील है कि सालों साल होने के बाद अपनी चमक नहीं खोता है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। जैसे अगर हमारे बोर्ड को देख पा रहे होंगे आप, ये एल्युमिनियम का बॉर्डर है। एल्युमिनियम का बोर्ड जब नया नया बना होगा तो बहुत चमक रहा होगा ये, लेकिन अब थोड़ा काला काला सा हो गया है। यानी इस एल्युमिनियम जो कि ऊपर में आता है, यहाँ पर एल्युमिनियम आता है, इसने वायुमंडल में हवा के ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एल्युमिनियम का एक एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक परत बना लिया है। ऐसे ही आयरन होता है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जिसको हम जंग लगना कहते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। अब मैं आपसे कुछ उदाहरण पूछता हूँ और कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पर उदाहरण लूं, जैसे मैं लिखता हूं यहां पर K प्लस NaCl, K प्लस NaCl, तो क्या बनेगा ये? क्या पोटासियम सोडियम के जो Cl वाला नेगेटिव आयन है उसको ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि पोटासियम ऊपर है, सोडियम नीचे है। तो यहां पर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा KCl प्लस सोडियम, सोडियम अकेला पड़ जाएगा। वहीं अगर मैं ऐसा लिखता KCl प्लस Na, तो यहां पर जो रिएक्शन बनता, नो रिएक्शन बनता, कोई रिएक्शन नहीं होता। रीजन क्या है? कि सोडियम जो है नीचे है, पोटासियम ऊपर है, और कभी भी नीचे वाला ऊपर वाले के तत्वों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। तो ये मैंने डिटेल में आपको विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताया। ये डिसीजन भी लेने के लिए मैंने बता दिया कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कब रिएक्शन नहीं होगा और कब रिएक्शन होगा। अगर हम आगे बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया का, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, मैं यहां पर मिटा के आपको दिखा देता हूं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में कोई कंडीशन नहीं है और बहुत ही आसान है ये। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहता है कि जैसे मान लो ये वाला, यानी हमने ये भी सीख लिया, विस्थापन अभिक्रिया भी सीख लिया। तो अगर द्विविस्थापन अभिक्रिया कहता है कि जैसे हमने लिया मान लो AX और लिया B/, तो क्या हो जाएगा? आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, यानी ये A/, हो गया और ये हो गया BX हो गया। तो इस तरह का जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसे द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे मान लो मैं लूँ Na2SO4, मैं लेता हूँ
Na2SO4 सोडियम सल्फेट लेता हूं मैं, जो कि एक्वस है, ये एक्वस है, प्लस मैं लेता हूं BaCl2 जो कि एक्वस है, ये भी एक्वस है। तो यहां पर पता क्या हो जाएगा, ये वाला SO4 जो है वो कहां चला जाएगा, Ba के पास चला जाएगा, और ये जो Cl2 है वो Na के पास आ जाएगा। तो कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा NaCl बन जाएगा एक्वस में, और प्लस क्या बन जाएगा, BaSO4 बन जाएगा, BaSO4 बन जाएगा, ये सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। थोड़ा सा रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर देते हैं, जैसे यहाँ NaCl है और यहाँ पर Cl2 है, तो यहाँ 2 लगा देते हैं। 2 लगाने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर ये 2 सोडियम है और यहाँ भी 2 सोडियम हो गया, यानी ये बैलेंस हो गया। अब हमें छेड़छाड़ नहीं करना है। तो इस तरह का रासायनिक अभिक्रिया हो गया, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया का नाम से इसको हम लोग जानेंगे। तो अब आपका लास्ट में कौन सा रह गया है, लास्ट में केवल रह गया है आपका ये वाला रह गया, रिडॉक्स अभिक्रिया रह गया है, और रिडॉक्स अभिक्रिया को हमें केवल समझना है। तो हम कोशिश करेंगे, एक और अगला पार्ट हम बना देंगे इसके लिए रिडॉक्स अभिक्रिया का, और उस अभिक्रिया में आपको बनाएंगे। तो आगे मिलते हैं अगले पार्ट में।